नमस्कार, वे टू इन्वेस्ट इन 2014 हमारी स्पेशल सीरीज और आज हम बात करेंगे म्यूचुअल फंड्स की। म्यूचुअल फंड्स जो इस साल कैसे उनके रिटर्न्स आते हुए नजर आए, पर अगले साल के लिए आप पोर्टफोलियो कैसे बना सकते हैं और कौन से म्यूचुअल फंड्स हैं जो आपके पोर्टफोलियो में शामिल करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का जायजा लेंगे और साथ ही साथ बताएंगे आपको कि अब आपकी प्रॉपर एसेट एलोकेशन तकनीक क्या हो सकती है। बाजार के जानकार हमारे साथ जुड़ेंगे, एक्सपर्ट्स हमारे साथ जुड़ेंगे और वो आपको बताने की कोशिश करेंगे कि बाजार की अब सही चाल क्या रह सकती है और खास तौर पे म्यूचुअल फंड्स के जरिए अब आपकी कमाई कैसे हो सकती है। हमारे साथ आज जो पैनल डिस्कशन में हमारे साथ जो जुड़ेगा उसमें अभिनव अंग्रेजी जी शामिल होंगे, मैनेजिंग डायरेक्टर हैं investonline.in के। साथ ही साथ हमारे साथ विश्वजीत पराशर होंगे बजाज कैपिटल के और द फाइनेंशियल मॉल से हमारे साथ जुड़ रहे हैं नीरज चौहान, और इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि बाजार की अगली चाल क्या रह सकती है और साथ ही साथ म्यूचुअल फंड्स के जरिए आपको पोर्टफोलियो कैसे बनाना है। आप तीनों का ही बहुत बहुत स्वागत है जी बिजनेस में। सबसे पहले आपके पास मैं आना चाहूंगा अभिनव, और जानना यह चाहूंगा कि बाजार में जिस तरीके के समीकरण देखने को मिल रहे हैं, अभी भी जो भारतीय बाजारों में गेंस देखने को मिल रहे हैं, लार्ज कैप काउंटर्स पे ज्यादा देखने को मिल रहे हैं, मिड कैप पे इतने ज्यादा एक्साइटिंग रिटर्न्स इस पर मिले नहीं। इंडेक्स हालांकि पॉजिटिव रुझान दिखाता हुआ नजर आया है, पर क्या मानते हैं कि अगले साल फिर से इक्विटी बाजार में आउट परफॉर्म करते हुए नजर आएगी? खासतौर से भारतीय बाजारों की बात कर रहा हूं मैं। थैंक यू रजत। रजत, हमारा इन हाउस व्यू तो यही है कि अगला साल काफ़ी अच्छा साल रहेगा। बहुत स्पेसिफिक रीज़न है, ब्रॉडर मार्केट्स की रैली अभी तक बाज़ार में आई नहीं है। तो जो जैसे आपने भी कहा, सिर्फ लार्ज कैप्स में ही रैली आई है और मिड कैप्स स्मॉल कैप्स कैटेगरी ने अभी तक वो मूवमेंट स्टार्ट करना नहीं किया है। गोइंग फॉरवर्ड वी फील कि 2014 में से लेके अगले 2-3 साल तक इक्विटी मार्केट्स काफ़ी अच्छे और पॉजिटिव दिख रहे हैं। 2014 भी स्पेसिफिकली इक्विटीज़ के लिए मेरे हिसाब से वो बेस्ट एसेट एलोकेशन रहेगा। अगर कोई इक्विटीज़ में एक्सपोजर लेना चाहता है तो इक्विटीज़ इज द बेस्ट एसेट क्लास टू बी इन 2014। नेचुरली जो इन्वेस्टर्स रिस्क एवर्स है उनको अवॉइड करना चाहिए, पर अगर कोई इन्वेस्टर अपने पोर्टफोलियो फ्रेश क्रिएट कर रहे हैं या पोजिशन लेने की सोच रहे हैं, इक्विटीज़ इज द सेक्टर टू बी इन। काफ़ी रीजंस भी हैं इसके लिए। प्राइमरीली काफ़ी होप है कि कोई नई गवर्नमेंट फॉर्म होगी तो रिफॉर्म्स भी आएंगे। हमारे जो डेटा हैं, जो आईआईपी डेटा हैं या जीडीपी डेटा हैं, इन्फ्लेशन डेटा हैं, काफ़ी लो पे रहे हैं और अब आगे बढ़ने की गुंजाइश दिख रही है। आरबीआई गवर्नर का भी यही फोकस था कि हम ग्रोथ की तरफ फोकस करेंगे। तो सारे जो सेंटिमेंट ड्रिवन फैक्टर्स हैं ये इंडिकेट कर रहे हैं कि इक्विटीज़ एक सेक्टर है जो इस साल काफ़ी चलेगा। और पिछले 5 से 6 साल से बाज़ार काफ़ी फ्लैट रहा है या बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल रहा है, जिसमें मूवमेंट नहीं आई है बाज़ार में। तो ये सेक्टर अब चलने के लायक लग रहा है 2014 से। नीरज, बाजार पे जिस तरीके की चाल है, इंटरनेशनल मार्केट्स पे फोकस ज्यादा रहा और वो साफ तौर पे दिखा भी है। यूएस मार्केट्स, यूरोपियन मार्केट्स में जोरदार रुझान देखने को मिला और इंपैक्ट दिखा। इंटरनेशनल फंड्स ने सबसे ज्यादा रिटर्न्स दिए हैं अगर आप एसेट क्लास के बारे में बात करें, इक्विटी एसेट क्लास के बारे में मैं बात कर रहा हूं। पर क्या आने वाले समय के लिए यूएस मार्केट्स अब भी आउट परफॉर्म करेंगे? क्योंकि जो बॉन्ड टेपरिंग है वो इतनी एग्रेसिव नहीं की है अभी भी यूएस ने, तो क्या अभी भी फंड फ्लो जो होगा वो यूएस मार्केट्स की तरफ ही होगा? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि आप अगर लास्ट ईयर देखें तो मेजर अगर आप इंटरनेशनल इक्विटी में देखें तो उसमें 2 कंपोनेंट थे। एक तो जो डॉलर अप्रिसिएशन हुआ उसका रिटर्न भी इन्वेस्टर को मिला, और दूसरा जो यूरोपियन मार्केट्स ने या अमेरिकन मार्केट्स ने आउट परफॉर्म किया एशियन मार्केट्स को, दूसरा रीज़न वो भी रहा। बट गोइंग फॉरवर्ड, क्योंकि यहाँ पर भी फंडामेंटल्स अभी ठीक है और ऑलरेडी यहाँ पर जो उसका इफेक्ट आना था वो आ चुका है। यहाँ से इक्विटी, इंडियन इक्विटी ज़्यादा बेटर लगती है एज़ कम्पेयर टू अमेरिकन इक्विटी, और वहाँ पे भी टेपरिंग ऑफ होगा तो उसका इफेक्ट भी आएगा। तो आई थिंक इंडियन इक्विटी इज़ अ बेटर चॉइस गोइंग फॉरवर्ड। हाँ, एसेट एलोकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आज भी आपको अमेरिकन मार्केट्स में या यूरोपियन मार्केट्स में कुछ अपना फंड रखना चाहिए, कुछ एलोकेट करना चाहिए, मे बी 10% बेस्ड ऑन इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल किस लेवल पे है और कितना उसका इक्विटी मार्केट में फंड्स इन्वेस्टेड है, उसका कितना परसेंटेज वो एलोकेट करना चाहता है अपने रिस्क एपिटाइट के हिसाब से। दूसरा, आप एक चीज़ और देखिए, अगर यहाँ पे टैक्सेशन का एंगल भी आप थोड़ा सा डालिए तो अगर वहाँ पे आप थोड़ी एक्स्ट्रा रिटर्न जनरेट कर रहे हैं तो यहाँ पर वो टैक्सेबल है वो पूरी रिटर्न, जबकि आपकी यहाँ पे इक्विटी की रिटर्न जो है वो नॉन टैक्सेबल है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आएगा, 0 टैक्स है, वहाँ पे आपको अपने टैक्स ब्रैकेट के हिसाब से टैक्स भी देना है। तो नेट इंडियन इक्विटी में पैसा निवेश करने से ज़्यादा बेहतर लाभ होना चाहिए। पर विश्वजीत, जिस तरीके से हम बात करते हैं कि जो जोखिम है वो सेक्टोरल फंड्स में निवेश करने पे ज्यादा है, पर अगर सही समय पर सही सेक्टर चूज कर लिया जाए, जैसे कि आईटी और फार्मा जो इस साल आउट परफॉर्म कर गए, म्यूचुअल फंड में जोरदार रिटर्न है, टेक्नोलॉजी फंड में औसत रिटर्न जो है वो 52% का है। एक साल में 52% पैसा बढ़ गया टेक्नोलॉजी फंड में जिन्होंने पैसा लगाया हो। तो क्या मानते हैं, सेक्टोरल फंड्स अगर अभी चूज करने हो तो क्या इंटरेस्ट सेंसिटिव पे दाव लगेगा या फिर पॉलिटिकल सिनेरियो देखते हुए अभी भी डिफेंसिव की ओर ही जाएंगे?
जी बिल्कुल रजत, सेक्टर फंड्स थोड़े से रिस्की रहते हैं क्योंकि बहुत ही डायरेक्ट रिस्क होता है उसमें मार्केट का, और इसलिए कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स को कभी भी सलाह नहीं दी जाती कि वो सेक्टर स्पेसिफिक फंड्स लें। हाँ, ये रहता है कि हम लोग नॉर्मली सलाह देते हैं कि आपको अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड रखना चाहिए और कुछ परसेंटेज आप सेक्टोरल और थीमेटिक फंड्स में निवेश कर सकते हैं, जो कि आपको एक अच्छा रिटर्न अल्फा दे सकती है आपके पूरे पोर्टफोलियो में। 2014 में ऐसा देखने में लगता है कि जो जरूरी नहीं है कि जो सेक्टर्स पिछले साल अच्छे रहे वो इस साल भी रहेंगे, या कोई नए सेक्टर्स इमर्ज होंगे, जैसे कि अभी उम्मीद की जाती है अगर इकोनॉमी ग्रो करेगी तो बैंकिंग सेक्टर जो पिछले साल बहुत ही अंडर परफॉर्म रहा है वो उठ सकता है, रियल एस्टेट उठ सकता है। तो बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जिसमें आप दोबारा से आपको नई कॉल लेनी पड़ेगी कि कौन से सेक्टर्स आपको लगता है कि उठेंगे, उसके बेसिस पे ही कॉल ली जा सकती है। जहाँ तक कि 2014 मार्केट देखी जाए, मुझे ऐसा लगता है कि अभी ये साल जो देखना पड़ेगा कि इलेक्शन ईयर है, तो बहुत ज़्यादा जो गवर्नमेंट कॉल्स नहीं लेगी, बजट अनाउंस होगा, पॉपुलिस्ट बजट देना पड़ेगा क्योंकि 4 स्टेट्स में कांग्रेस ऑलरेडी हार चुकी है, तो बहुत ज़्यादा मेजर्स नहीं है और फिस्कल डेफिसिट काफ़ी बढ़ा हुआ है। तो मेरे को ऐसा लगता है कि एक रैली रहेगी बजट तक जो कि इलेक्शन तक रहेगी, थोड़ा सा अच्छी मार्केट लगती है, लेकिन उसके बाद कौन सी गवर्नमेंट बनती है उसके वो ड्राइव करेगी कि आगे कैसा साल रहेगा। और यूएस टेपरिंग जो भी एक इशू बना हुआ है वो इस साल होना है, तो हालांकि मार्केट ने ऑलरेडी अपने आप को एडजस्ट कर लिया उसके अकॉर्डिंग, तो मुझे लगता है कि एक अच्छा साल रहेगा इक्विटी मार्केट के लिए। उसकी सबसे बड़ी वजह ये भी है कि गोल्ड काफ़ी डाउन है, काफ़ी अच्छे रिटर्न नहीं दिख रहे हैं, रियल एस्टेट भी काफ़ी एक्शन नहीं नज़र आ रहा है, तो एक ही एसेट क्लास नज़र आती है जहाँ पे कि लॉन्ग टर्म पैसा निवेश किया जा सकता है और एक अच्छे रिटर्न्स की उम्मीद की जा सकती है। अभिनव, मिड कैप कैटेगरी के जो स्टॉक्स हैं वो पिछड़ रहे हैं इस समय बाजार पे, और वो क्लियर कट दिख भी रहा है। हालांकि पिछले कुछ दिनों में एक्यूमुलेशन तो था, पर म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री पे इसका इंपैक्ट आ गया। लार्ज कैप पे थोड़े ज्यादा रिटर्न्स पड़ते हुए नजर आए, पर इस समय क्योंकि कैचअप रैली देखने को मिल रही है, तो क्या मिड कैप जो फंड्स हैं उन पे फोकस करना ठीक रहेगा 2014 की शुरुआत में? डेफिनेट रजत, हमारे हिसाब से अगर आप जैसे आपने बताया बाजार में लार्ज कैप्स की ही रैली आई है, एक आप स्टैटिस्टिक्स करें कि अगर आप इंडेक्स स्टॉक्स एक इंडेक्स में से वो 30 या 50 स्क्रिप्ट्स निकाल दें जो इंडेक्स को कॉम्पोजिट करते हैं, तो आपकी इंडेक्स काफ़ी लो है, प्रॉबेबली 14,000 के आसपास का आपका मार्केट लेवल होगा। उस बेसिस पे एक अगर आप नॉर्मल साइकिल भी देखें तो पहले लार्ज कैप की रैली के बाद जनरली मिड कैप और स्मॉल कैप रैली आती है, बट इस टाइम काफ़ी डिलेड है रैली, और रैली एक्सपेक्टेड है बिकॉज वैल्यूएशंस अभी ज़्यादा अट्रैक्टिव मिड कैप स्मॉल कैप में है ना कि लार्ज कैप्स में है। नेचुरली अगर आप मिड कैप स्मॉल कैप लेते भी हैं, ये सेक्टर में इन्वेस्ट करते भी हैं, तो आपको एक फोकस सिर्फ मैं 2014 एक साल के लिए नहीं रिकमेंड करूंगा। हालांकि साल काफ़ी अच्छा है इन्वेस्टमेंट के लिए, और ये इन्वेस्टमेंट जो आप करेंगे भी इट शुड गो फॉर अ लॉन्गर टर्म। अगर 3 से 5 साल का पीरियड लेके चलें कि आपको इन्वेस्टमेंट करना है। वॉलेटिलिटी काफ़ी रहेगी पहले 6 महीनों में 2014 में, क्योंकि काफ़ी सेंटिमेंट ड्रिवन न्यूज़ एक्सपेक्टेड है। जैसे टेपरिंग स्टार्ट हो ही रही है बट वो काफ़ी डिस्काउंटेड है। उसके बाद आपके इलेक्शंस हैं, तो वो जैन से मई या जून तक आपकी काफ़ी वॉलेटिलिटी रह सकती है, पर एक ब्रॉडली अगर आप देखें तो बाजार काफ़ी पॉजिटिव है। और वैल्यूएशन के हिसाब से मिड कैप और स्मॉल कैप डेफिनेटली एक सेक्टर है जो आपको देखना चाहिए। मैं इंडिविजुअल स्क्रिप्ट्स पे रिकमेंड नहीं करूंगा, बट अगर आप मिड कैप स्मॉल कैप फंड्स की बात कर रहे हैं तो काफ़ी फंड्स हैं जो आप चूज़ कर सकते हैं इस कैटेगरी में से। और साथ ही नीरज, अगर बात करें रिडेम्पशन प्रेशर की, तो इंडस्ट्री पे काफी प्रेशर है ये, और साथ ही साथ अगर लिक्विडिटी सिनेरियो देखें तो अब आने वाले समय के लिए थोड़े पॉलिटिकल इलेक्शंस जो सामने आ गए हैं, तो उसके चलते भी थोड़ा लिक्विडिटी स्क्वीज होती हुई नजर आएगी, ऐसा मानना है जानकारों का। तो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को इसको टैकल करने के लिए काफी दिक्कत हो सकती है। तो ऐसे में अभी भी क्या आप मानते हैं कि रिडेम्पशन प्रेशर जो है वो बाजार पे बना रहेगा, और निवेशकों को खासतौर पर क्या सलाह रहेगी? क्या अगर बाजार पे कोई भी डिप आए तो SIP अपनी जो एक तरीका होता है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने का, वो अभी भी कंटिन्यू करके रखें? रजत, चैलेंज क्या है यहाँ पे? 2 तरीके के इन्वेस्टर है, एक तो रिटेल इन्वेस्टर है, एक नॉन रिटेल इन्वेस्टर है। नॉन रिटेल इन्वेस्टर एक इन्फॉर्म डिसीजन लेता है, लेकिन जब रिटेल इन्वेस्टर है वो बेसिकली अनइन्फॉर्म डिसीजन रहता है जब भी मार्केट में रैली आएगी, क्योंकि उसके लॉसेज रिकवर हो गए हैं एंड ही फाइंड्स इट इज अ गुड टाइम टू मूव आउट, विच इज अ रॉन्ग स्ट्रेटेजी। प्रॉब्लम ये है कि अगर कोई भी एक परफॉर्मिंग फंड है, अगर आप देखें कोई भी इन्वेस्टर जो पैसा निकालता है परफॉर्मिंग फंड में से पैसा बाहर निकाल लेता है और लॉस बुक नहीं करना चाहता, जबकि वो अंडर परफॉर्मर है, तो एक थोड़ा सा यहाँ पर इंडस्ट्री को भी और बाकी सब लोगों को भी एक स्टेप लेना चाहिए और इन्वेस्टर अवेयरनेस की और बढ़ना चाहिए। प्रेशर अभी भी हम देख रहे हैं कि रिडेम्पशन एज ऑन डेट अभी भी बनता जा रहा है। जैसे जैसे मार्केट रिकवर कर रही है, उनके फंड्स वापस रिकवर कर रहे हैं, अपनी इन्वेस्टमेंट वैल्यू पे आ रहे हैं, तो लोग रिडेम्पशन डाल रहे हैं। लेकिन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर अभी बायर है, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर आजकल इन्वेस्ट करना शुरू हो गया। सो हमें लिक्विडिटी फ्रॉम द इलेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ज़्यादा थ्रेट नहीं है, क्योंकि आज भी लोग लिक्विडिटी पे बैठे हुए हैं, साइड पे हैं। दे आर जस्ट वेटिंग कि मार्केट में थोड़ा सा क्लैरिटी आए, राइट टाइम हो और वो वापस उसको निवेश करें।
तो मेरे ख्याल से यहाँ पर एक इंफॉर्मेशन एजुकेशन का ज़्यादा बड़ा रोल है बजाय इसके कि आप लिक्विडिटी की बात करें। विश्वजीत, जब तक सोना चढ़ा तब तक तो काफी निवेशकों ने पैसा बनाया, पर ऊपरी स्तरों पर अब जो एसआईपी शुरू कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं फंसते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि यूएस मार्केट्स में या फिर इंटरनेशनल मार्केट्स में देखें तो सोने की कीमतों में जोरदार गिरावट का सिलसिला जारी है। पर क्या लगता है कि अगर एसआईपी करेंगे तो ओवर अ पीरियड ऑफ 10 ईयर्स 15 ईयर्स अभी भी सोने में जो बुल रन बना है वो कंटिन्यू होता हुआ नजर आता है आपको? जी, गोल्ड अगर एसेट क्लास देखें तो क्योंकि गवर्नमेंट ने काफ़ी उस पर टैक्सेस लगा रखे हैं और बहुत टाइट कर रखा है कि लोग जो गोल्ड में ज़्यादा निवेश ना करें, क्योंकि वो इकोनॉमी को ज़्यादा फायदा नहीं देता है। तो मुझे लगता है कि ऐसा कोई बहुत अच्छे इस अभी फॉर टाइम बिंग 1-2 साल के लिए गोल्ड में कोई बहुत ज़्यादा उछाल देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि गोल्ड की मार्केट इंडिया में अभी ज़्यादा है बजाय इसके कि बनिस्बत जो इंटरनेशनल मार्केट्स में कम है। तो अभी ऐसा लगता नहीं है कि गोल्ड में कोई बहुत अच्छा उछाल आने वाला है। हाँ, अब पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन के लिए हम हमेशा यही सलाह देते हैं, अगर आप 100 रुपये निवेश कर रहे हैं तो 10 रुपये जरूर आप गोल्ड में लगाइए, लेकिन उससे ज़्यादा अगर आप रिटर्न्स की एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं तो शायद अभी वो ठीक टाइम नहीं है। चलिए, इस नोट पे एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, पर ब्रेक के बाद आपको बताएंगे 2014 के 14 बेहतरीन फंड्स, ऐसे कौन से फंड्स हैं जहां पर अगर आप दाव लगाएंगे तो जोरदार मुनाफा आपको हो सकता है। एक छोटे से ब्रेक के बाद देखेंगे। आप देख रहे हैं वे टू इन्वेस्ट इन 2014 म्यूचुअल फंड स्पेशल, और आपको बता रहे हैं कि बाजार के कौन से ऐसे बेहतरीन फंड्स हैं, कौन से ऐसे विकल्प हैं जहां पर अगर आप पैसा डालेंगे अगले साल तो जोरदार मुनाफा हो सकता है। हमारे साथ अभिनव अंग्रेजी जी जुड़े हैं, नीरज चौहान जी और साथ ही साथ विश्वजीत पराशर जी हमारे साथ जुड़े हैं इस पैनल डिस्कशन में। अभिनव, मैं आप ही के पास आना चाहूंगा, और अगर बाजार पे देखें तो विकल्पों की कमी नहीं है इक्विटी फंड्स या फिर डेट फंड्स में, पर सरकार ने कुछ नए फंड्स लॉन्च करने की कोशिश करी। एक तो पहले राजीव गांधी इक्विटी स्कीम लॉन्च की, उसको कुछ खास रिस्पांस मिला नहीं, पर अब महंगाई से लड़ने के लिए एक इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड नया विकल्प निवेशकों के लिए खोल दिया गया है, और आज ही आरबीआई की स्टेटमेंट भी आई है कि उसको भी कोई इतना ज्यादा खास रिस्पांस मिल नहीं रहा है। तो क्या मानते हैं, ऐसे विकल्प कितना काम कर सकते हैं, और क्या निवेशकों को इन विकल्पों में निवेश करने की अभी भी सलाह होगी? देखिए रजत, सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, आप जब स्कीम्स लॉन्च करते हैं इनका रीच रहना भी बहुत ज़रूरी रहता है। दूसरी बात, जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में जैसे चल रहा है और जिस तरह डिस्ट्रीब्यूटर्स की इनकम इन द लास्ट 3-4 ईयर्स काफ़ी नीचे आ गई है, उस तरह एक क्लाइंट को, एक रिटेल डिस्ट्रीब्यूटर को अपने रिटेल इन्वेस्टर तक रीच करने की कॉस्ट इफेक्टिवनेस भी नहीं है बाज़ार में। मैं ये नहीं कहूँगा कि ये स्कीम्स अच्छी हैं या ख़राब हैं, बट जब तक रीच नहीं रहेगी तब तक उसके बारे में एजुकेशन नहीं रहेगी, उसके बारे में नॉलेज भी नहीं रहेगी, तो इट गेट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर अ रिटेल इन्वेस्टर को जज करना कि ये स्कीम में मुझे इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, अभी देयर आर काफ़ी स्कीम्स हैं बाजार में जिसमें आपके जिसमें अगर आप करेक्ट एलोकेशन करें अपना फाइनेंशियल प्लान बना के, तो आपके अच्छे खासे रिटर्न्स बन सकते हैं। तो आई डोंट सी अ रीज़न कि नए स्कीम्स लॉन्च करने से डेफिनेटली गवर्नमेंट की अप्रोच हो सकती है कि ये सही अप्रोच है कि आप काफ़ी इन्वेस्टर्स को पहुंच सकें, बट अगर रीच नहीं रहेगी तो आप डेफिनेटली पहुंच नहीं पाएंगे। और साथ ही नीरज, निवेशकों के लिए रेगुलेशन बार बार कोशिश करता है रेगुलेटर की वो रेगुलेशन ज़्यादा से ज़्यादा लेके आए। इस इंडस्ट्री में भी रेगुलेशन नॉर्म्स जो हैं वो काफ़ी स्ट्रिक्ट हैं, और वैसे हमने कलर कोडिंग नॉर्म्स देख लिए थे आते हुए, पर अभी भी भरोसा क्यों नहीं बन पा रहा है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री पे, और निवेशक खुल के यहाँ पर इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि जो पैसा आता है इक्विटी बाजार में वो भी कहीं संस्थागत निवेशकों का होता है, एफआईएस का होता है, पर रिटेल निवेशक एक तो वैसे इक्विटी बाजार से काफी दूर है और म्यूचुअल फंड में तो उनका एक्सपोजर बेहद कम है, तो उसको बढ़ाने के लिए क्या स्टेप्स लेने चाहिए? देखिए रजत, चैलेंज क्या है, जब आज की डेट में निवेशक म्यूचुअल फंड के अंदर निवेश करता है तो वो हमेशा रिटर्न चेज करता है, अपने फाइनेंशियल प्लान्स नहीं बनाता, गोल स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट नहीं करता, ड्यूरेशन उसके सामने क्लियर नहीं होती कि वो कितने ड्यूरेशन के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है। इक्विटी में जाएगा 2 साल के बाद रिटर्न देखना चाहेगा, चाइल्ड एजुकेशन के लिए जाएगा तो डेट में जाएगा। सो अभी चैलेंज क्या है, कहीं ना कहीं एक एजुकेशन बड़ी वीक है जो हम फाइनेंशियल एजुकेशन की बात करते हैं, चाहे वो किसी भी लेवल का इन्वेस्टर क्यों ना हो। दूसरा जो आप बात करते हैं, जब वो रिटर्न्स की बात करता है तो रिस्क लेने के लिए तो बात करता है, फिर कंपेयर करता है उसको एफडी के रिटर्न के साथ, तो रिस्क का मतलब तो यही हुआ ना कि आपको एफडी से ज्यादा भी रिटर्न मिल सकती है और आपको उतनी भी नहीं मिल सकती है या नेगेटिव भी हो सकता है। तो जब आप निवेश की बात करेंगे, हाँ मैं रिस्क लेने के लिए तैयार हूं, लेकिन जब नेगेटिव रिटर्न दिखती है तो वहां से निकाल के जाना चाहता है क्योंकि मार्केट खराब है। सो अभी कहीं ना कहीं एक वो एपिटाइट नहीं बना है इक्विटी को, आज भी वो सिर्फ रिटर्न चेज करने के लिए पंटिंग की निगाह से देखते हैं, अनलेस उसको एक सीरियस एसेट क्लास में नहीं देखेंगे, अपने गोल्स के साथ मैच नहीं करेंगे, पोर्टफोलियो एलोकेशन नहीं करेंगे, डाइवर्सिफाई नहीं करेंगे पोर्टफोलियो को, तो ये चैलेंज बना रहेगा। इसलिए एजुकेशन मेरे हिसाब से यहाँ पर इन्वेस्टर की होना बहुत जरूरी है।
चलिए, पर अब आपको बताते हैं कि बाजार में वो कौन से 14 फंड्स हैं जो 2014 में आउट परफॉर्म कर सकते हैं, और बजाज कैपिटल इन्वेस्ट ऑनलाइन.इन और साथ ही साथ द फाइनेंशियल मॉल की पसंद क्या है। सबसे पहले अभिनव मैं आपके पास आना चाहूंगा, और जो आपने नए साल का पोर्टफोलियो बनाया है उसमें आईसीआईसीआई टॉप 100, रिलायंस इक्विटी अपॉर्चुनिटीज, बिरला सन लाइफ फ्रंटलाइन इक्विटी, एसबीआई ग्लोबल और यूटीआई मिड कैप फंड जो है इन्हें शामिल किया गया है। 5 फंड्स अगर पोर्टफोलियो में शामिल करें तो आप क्या मानते हैं मुनाफा जोरदार मिल सकता है, और साथ ही साथ इन फंड्स के बारे में थोड़ा समझाएं। तो देखिए हमारा फोकस क्या है, अभी जो हमने करंटली आपको पोर्टफोलियो बताया है, एक सबसे बहुत इंपॉर्टेंट बात ये, अगर 2014 में अगर आप फ्रेश पोर्टफोलियो क्रिएट कर रहे हैं, सिर्फ 1 साल के लिए नहीं, बड़े थोड़ी लंबी अवधि के लिए, मे बी 3 साल या 5 साल पीरियड के लिए, मेरे हिसाब से पोर्टफोलियो काफ़ी अच्छा रहेगा। इसलिए क्योंकि हमने इसको स्प्लिट किया है एक लार्ज कैप और मिड कैप कैटेगरी में। थोड़ा सा फोकस मिड कैप में ज़्यादा है, जैसे हमने शो के शुरुआत में भी बात करी थी। हमारा मानना है कि मिड कैप और स्मॉल कैप कैटेगरी थोड़ी बेटर परफॉर्म करेगी। हालांकि इसमें स्मॉल कैप एक्सपोजर हमने ज़्यादा लिया नहीं है फ्रॉम द सेफ्टी पर्सपेक्टिव ऑफ इन्वेस्टर्स, बट काफ़ी जो मिड कैप बेस्ड फंड्स हैं इनमें थोड़ा बहुत 8-10% स्मॉल कैप का भी इन्वेस्टेड रहता है। हम ये भी मानते हैं कि आगे चल के फाइनेंशियल्स या बैंकिंग एंड फाइनेंशियल्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एफएमसीजी और फार्मा, ये सेक्टर्स हैं जो काफ़ी अच्छे रहेंगे। तो ये जो फंड्स की चॉइस करी है, ये एक स्पेसिफिक सिर्फ रिटर्न्स देख के नहीं करिए ओवर द पीरियड ऑफ 10 ईयर्स या 7 ईयर्स या 15 ईयर्स, जो इन फंड्स की काफ़ी अच्छे रिटर्न रहे हैं, बट ये भी देख के करिए कि पोर्टफोलियो मिक्स क्या है। तो ये सब मद्देनजर रखते हुए हमने एक पोर्टफोलियो बनाया है जो हमारे हिसाब से अगले 3 से 5 साल में हम कस्टमर को नहीं करते हुए कम से कम 15% एनुअलाइज रिटर्न की तरफ फोकस कर सकते हैं। हालांकि मैं ये कमिट नहीं कर सकता हूँ क्योंकि बाजार पर डिपेंडेंट है, बट हमारा मानना है कि इस तरह के रिटर्न्स इस फंड से अपन एनुअलाइज एक्सपेक्ट कर सकते हैं। पर अभिनव, अभी भी जो पोर्टफोलियो वो स्क्यूड है मिड कैप स्मॉल कैप कैटेगरी में, मिड कैप पे फोकस ज्यादा है, तो क्या लगता है यहाँ पर इक्विटी कंपोनेंट जो है वो पोर्टफोलियो में इस साल बढ़ा देना चाहिए? डेट के विकल्प आपने थोड़े कम दिए। ऑडियो नहीं है बस। चलिए, लगता है यहाँ पर संपर्क स्थापित नहीं हो पाया है। जो 5वां फंड इन्होंने दिया है वो है यूटीआई मिड कैप फंड है, और जोरदार रिटर्न्स मिले हैं। अगर आप देखें 5 साल में हर साल लगभग 24.5% का रिटर्न इस फंड से मिलता हुआ नजर आया है। तो ये 5 फंड्स जो कि हैं आईसीआईसीआई टॉप 100, रिलायंस इक्विटी अपॉर्चुनिटीज, बिरला सन लाइफ फ्रंटलाइन इक्विटी, एसबीआई ग्लोबल और यूटीआई मिड कैप, इन फंड्स पे आप नजर रख के चल सकते हैं। इन्वेस्ट ऑनलाइन.इन की तरफ से ये फंड्स दिए गए हैं। अब बजाज कैपिटल की पसंद जानते हैं, और विश्वजीत, जिस तरीके का प्रदर्शन है बाजार पे, आपको क्या लगता है कौन से 5 बेहतरीन फंड्स हैं जो जोरदार मुनाफा दिला सकते हैं? हालांकि जो आपने हमारे पास जो लिस्ट भेजी है उस पर एक बार नजर डाल लेते हैं। यहाँ पर एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी, एक्सिस ट्रिपल एडवांटेज, फ्रैंकलिन इंडिया स्मॉलर कंपनीज और साथ ही साथ एसबीआई बैलेंस्ड, और एक आपने इनकम फंड चुना है पोर्टफोलियो में, वो है टेम्पल्टन कॉर्पोरेट बॉन्ड अपॉर्चुनिटीज फंड। क्या लगता है बैलेंस पोर्टफोलियो है, इसके साथ आगे बढ़ना चाहिए? रजत, जब आपने स्कीम्स पूछी थी तो सिर्फ मुनाफा देख के ये स्कीम नहीं सजेस्ट करी थी। नॉर्मली ऐसा लगता है कि हर कैटेगरी, जैसे इनकम फंड लेते हैं तो वो 0 to 3 ईयर पीरियड के लिए ठीक रहता है। अगर लार्ज कैप फंड लेते हैं तो नेचुरली थोड़ा लॉन्ग टर्म पीरियड होराइजन देख के सलाह दी जाती है। ऐसे मिड कैप और स्मॉल कैप में थोड़ा अल्फा, जहाँ रिटर्न आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, थोड़ा रिस्क ज़्यादा ले सकते हैं। तो ऐसे करके एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाने की कोशिश की गई है। मेरे हिसाब से जो आने वाली कैटेगरीज हैं 2014 में, आई थिंक एक्रूअल फंड्स, डेट फंड कैटेगरी में देखें तो अच्छे यील्ड टू मैच्योरिटी काइंड ऑफ फंड्स होते हैं, तो एक अच्छी रिटर्न्स बुक कर सकते हैं 3 साल की पीरियड तक के लिए। और अगर आप थोड़ा और आगे चलें, अगर यानी कि ईएलएसएस कैटेगरी में, जो कि टैक्स सेविंग के लिए होती है, जहाँ पे फंड मैनेजर के पास एक अच्छा खासा टाइम होता है, तो एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी की अच्छी परफॉर्मेंस रही है पिछले 4 सालों में। काफ़ी लंबा पीरियड नहीं रहा है, लेकिन अच्छे फंड की पहचान यही होती है कि जब मार्केट गिर रही हो तो वो कम गिरे, और जब मार्केट चढ़ रही है तो उसके रिटर्न मार्केट से ज़्यादा चढ़े। तो यही क्राइटेरिया देखते हुए उनकी, और कितना रिस्क दे सकता है इन्वेस्टर, उसके हिसाब से स्कीम चूज़ की जाती है। बट मेरे हिसाब से एक्रूअल फंड्स अच्छे रहेंगे। कैपिटल प्रोटेक्शन ओरिएंटेड फंड्स जो कि समय समय पर आते रहते हैं, उस पर नज़र रख सकते हैं। ईएलएसएस फंड्स एक अच्छी रिटर्न दे सकते हैं, और उसके साथ टैक्स सेविंग भी कर सकते हैं। और फ्लेक्सी कैप फंड्स जो कि अक्रॉस मार्केट कैपिटलाइजेशन में निवेश करते हैं, तो वहाँ पे भी निवेश किया जा सकता है। और मिड कैप फंड्स, मैंने जैसे बताया कि आखिरी पिछले साल लार्ज कैप फंड का रहा, तो इस साल मुझे ऐसा लगता है मिड कैप और स्मॉल कैप फंड का रहेगा, और अच्छे रिटर्न्स आने चाहिए। तो ये ऐसे नज़र रख के एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाया गया है। बट फिर भी मेरी सलाह ये रहेगी, अपने गोल्स के साथ लिंक करें। कोई भी स्कीम लें, कोई भी कैटेगरी चूज करें, आपके गोल्स क्या हैं। अगर लॉन्ग टर्म गोल्स हैं तो लार्ज कैप लें, शॉर्ट टर्म गोल्स है तो इनकम फंड्स लें, और टैक्स सेविंग है तो ईएलएसएस लें। ऐसे करके आप अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करें।
चलिए अब जानते हैं फाइनेंशियल मॉल की पसंद। और नीरज, जो आपने फंड्स चूज किए हैं उसमें एसबीआई इमर्जिंग बिजनेसेस, आईसीआईसी फोकस ब्लू चिप, यूटीआई अपॉर्चुनिटीज और आईसीआईसी बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज शामिल है। बैंकिंग शेयर्स पे आपने दाव खेलने की सलाह दी है। एक तो ऐसा क्यों, क्योंकि इस साल पिछड़े हैं, क्या लगता है अगले साल चलेंगे? और दूसरा क्या लगता है बैलेंस पोर्टफोलियो है? देखिए रजत, ये जो आपको पोर्टफोलियो भेजा है सिर्फ इक्विटी का पोर्टफोलियो है। जैसा कि बाकी भी पैनलिस्ट ने बिल्कुल ठीक कहा कि जो भी आप इन्वेस्ट कर रहे हैं अपनी गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट कीजिए। आपका टाइम होरिजन आपका फोकस होना चाहिए, ये दोनों के दरकिनार करके आप निवेश नहीं करें। दूसरा जो आप कह रहे हैं कि रिलायंस बैंकिंग में जो आईसीआईसीआई बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज में जो हमने कॉल ली है, वो आगे चलने वाले एक तो लाइसेंसेज इशू होने वाले हैं, गोइंग फॉरवर्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट कट होने वाला है, तो ट्रेजरीज के जो प्रॉफिट्स हैं वो इंक्रीज होंगे, जिसकी वजह से बैंकिंग सेक्टर एक अच्छा सेक्टर लगता है आने वाले टाइम में। दूसरा साइक्लिकल शिफ्ट भी हो सकता है क्योंकि पिछले साल 2 साल में बैंकिंग सेक्टर ने काम नहीं किया है, तो इसलिए एलोकेशन है। जब हम सेक्टर फंड्स की बात करते हैं, किसी भी एक पर्टिकुलर थीमेटिक फंड्स की बात करते हैं, तो उसके अंदर वो स्ट्रेटेजिक कॉल है ना। पोर्टफोलियो भी 2 तरीके से डिजाइन होता है। एक कोर पोर्टफोलियो है जो बेसिक पोर्टफोलियो होगा जिसमें आपका लार्ज कैप और मिड कैप होंगे, और एक आपका स्ट्रेटेजिक एलोकेशन या टेक्टिकल एलोकेशन होगा जो आप ऐसे कॉल ले सकते हैं। कभी आपने एफएमसीजी में कॉल लिया, कभी फार्मा में लिया, तो इस साल हम अपना बैंकिंग में कॉल ले रहे हैं। उसके अलावा जो फंड्स हैं वो हमने एक लार्ज कैप आपको बताया, आईसीआईसीआई फोकस ब्लू चिप कंसिस्टेंट परफॉर्मर है, रिस्क एडजस्टेड रिटर्न इसकी अच्छी है, अल्फा जनरेट कर रहा है। तो हम जब पोर्टफोलियो देखते हैं, किसी भी स्कीम की परफॉर्मेंस देखते हैं, तो खाली परफॉर्म कितना किया नहीं देखते हैं, कितना रिस्क लेकर के उसने कितना मुनाफा कमाया है वो देखना एक ज़्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। दूसरा, हमने जैसा आपको यूटीआई अपॉर्चुनिटीज, डाइवर्सिफाइड मल्टी कैप है, कंसिस्टेंट परफॉर्मर है, रिस्क एडजस्टेड रिटर्न अच्छी है अगर आप देखें इसकी। और सिमिलरली जो हमने आपको चौथा फंड बताया है वो आपको बताया था हमने आईसीआईसीआई एसबीआई इमर्जिंग फंड। सो अभी जैसे हम बात कर रहे थे इस शो के शुरुआत में कि लार्ज कैप ऑलरेडी परफॉर्म कर चुका है, गोइंग फॉरवर्ड वी एक्सपेक्ट मिड कैप में एक रैली बननी चाहिए, जिसके मद्देनजर हमने एसबीआई इमर्जिंग फंड आपको बताया। चलिए फटाफट से मैं आपको ये 14 फंड्स बता देता हूं, समय की बहुत पाबंदी है, पर 14 फंड्स जो अगले साल आउट परफॉर्म करेंगे उसमें सबसे पहला है एसबीआई इमर्जिंग बिजनेसेस, आईसीआईसीआई फोकस ब्लू चिप, यूटीआई अपॉर्चुनिटीज, आईसीआईसीआई बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज, नीरज चौहान जी की पसंद है। और साथ ही साथ अभिनव अंग्रीश की पसंद है आईसीआईसीआई टॉप 100, रिलायंस इक्विटी अपॉर्चुनिटीज, बिरला सनलाइफ फ्रंटलाइन इक्विटी, एसबीआई ग्लोबल और यूटीआई मिड कैप। इन फंड्स पे दाव लगा सकते हैं आप, और साथ ही निवेश करने का मौका है। विश्वजीत जी मानते हैं कि यहाँ पे जो फंड्स में इन्वेस्टमेंट करनी है तो वो है एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी, एक्सिस ट्रिपल एडवांटेज, एसबीआई बैलेंस, फ्रैंकलिन स्मॉलर कंपनीज और टेम्पल्टन कॉर्पोरेट बॉन्ड अपॉर्चुनिटीज। इन फंड से पोर्टफोलियो बनाएंगे तो फायदा होता हुआ नजर आएगा। आप तीनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री पे चर्चा करने के लिए, और 2014 की ट्रेडिंग रणनीति और साथ ही साथ पोर्टफोलियो कैसे बनाया जा सकता है इस पर चर्चा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल वेयर टू इन्वेस्ट इन 2014 म्यूचुअल फंड स्पेशल इतना ही। आप देखते रहिए जी बिजनेस, आपका फायदा। नमस्कार।